चले जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। पहली क्लास में हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था, पहले उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू करने के बाद हम अपनी आज की बात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हमने बात स्टार्ट की थी यहाँ से कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के प्राइमरीली कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? दो पार्ट्स। कौन कौन से? करेंसी रिस्क मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनकी वेरिएशन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अगर ये फेवरेबल तरीके से मूव करेंगी तो फेवरेबल इम्पैक्ट होगा, अगर ये नेगेटिव तरीके से मूव करेंगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इन दोनों की मूवमेंट को संभालने के लिए और सही तरीके से चलाने के लिए कंपनीज यहाँ पे अलग अलग किस्म के हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करती हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी के इस फ्लक्चुएशन रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है? मिनिमाइज करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वाप्स, इस तरह की अगर चीजें आपने कभी सुनी हुई है तो वो सारी की सारी इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जहां पे आप अपना रिस्क हेज करने के लिए काम करते हैं। इंश्योरेंस क्या? एक रिस्क ट्रांसफरिंग अग्रीमेंट है। मेरा जहाज आ रहा है ऑयल का, इंशाल्लाह किसी दिन आए, 600-700 मिलियन का जहाज है, डर लग रहा है कि जी समंदर में डूब सकता है, क्रूड ऑयल जाया हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने एक इंश्योरेंस कंपनी को उसका रिस्क ट्रांसफर कर दिया कि यार अगर ये डूबता है तो पैसे आपने हमें पे करने हैं। इंश्योरेंस भी अपना रिस्क मैनेज करती है। वो कैसे करती है? ऐसे हजारों जहाज का इंश्योरेंस वो कर रही होती है। तो सबसे जब वो 1-1, 2-2, 3-3% प्रीमियम वसूल कर लेते हैं तो उनकी जो कुल आमदनी है, कुल इनकम होती है, वो 200-300% हो चुकी होती है। फिर पीछे एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है कि कितने जहाज डूब जाएंगे। अगर जहाज एक डूबेगा तो प्रीमियम 100 जहाजों जितना कलेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 99 जहाज का प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी की क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। और जो एक्चुअलियल साइंटिस्ट होते हैं वो बैठ के ये इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है एक जहाज की समंदर के अंदर डूब जाने की और कितने जहाजों का हमें प्रीमियम, क्या रेट जो है वो सेट करना चाहिए। जहाँ रिस्क बढ़ जाता है प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का अपना जो रिस्क है वो बढ़ता है। तो एवरी अदर कंपनी जो किसी भी किस्म की फ्लक्चुएटिंग बिजनेस में है वो अपना रिस्क मैनेज करके चलती है। करेंसीज इज वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड इंटरेस्ट रेट्स इज अनदर एग्जांपल। हम सबसे पहले कौन सा सेगमेंट पिक करेंगे? हम करेंसी रिस्क मैनेजमेंट वाला सेगमेंट पिक करेंगे। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फॉरवर्ड, मनी मार्केट, हेज, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये प्राइमरीली 4-5 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे समझने की जो है वो कोशिश करनी है। सबसे पहले इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है करेंसी एक्सचेंज रेट। अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट ही समझ में नहीं आता तो फिर हम टेक्निकली आगे बात नहीं कर सकते। क्यों सर रुपए में बात करें फिर? अरे भाई अगर रुपए में ही बात करनी हो तो रुपए की फ्लक्चुएशन कहाँ है? अगर मुझे रुपए में परचेस करनी है, रुपए में सेल करनी है, तो क्या मेरे लिए कोई फ्लक्चुएशन है? जो रेट तय कर लिया वो कर लिया। फ्लक्चुएशन तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में आती है या नहीं? ऐसा ही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में आती है। अभी हमारा एक दोस्त है, उनकी सिस्टर जो है वो डाउ के फॉरेन कोटा में है। पहले उन्होंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया, उसमें नहीं हुआ, सेल्फ फाइनेंस में किया, उसमें नहीं हुआ, फिर उन्होंने फॉरेन कोटा में अप्लाई किया। तो रहती वो कराची में, पैसे डॉलर में देती हैं, तो पूरा साल वो बेचारा डॉलर जमा करता रहता है। अभी कोई 7-8 महीने से इंतजार कर रहा है डॉलर, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा। 300-350 में उसका सबर का पैमाना लबरेज हो गया। उसने बोला यार ये तो अब 350 पे जाएगा, 400 पे जाएगा, पता नहीं, मैं खरीद लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है आप इतना फ्रस्ट्रेट होकर खरीदें फिर रेट नीचे आ जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन को मैनेज कंपनीज करके चलती है। कुछ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इस तरीके से इस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इसको देखो ये बार बार ऑन ऑफ हो रही है। हाँ चेक करो, ठीक है। जो लोग जूम पे उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो सुनते रहे, सही, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 5-10 मिनट बात करवा दो। अच्छा, फिर करेंसी रेट्स की हमने बात की थी। करेंसी रेट्स की कितनी टाइप्स हैं? 2। कौन कौन सी? सर डायरेक्ट रेट और इनडायरेक्ट रेट, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। बाइंग रेट, सेलिंग रेट किसके पर्सपेक्टिव से? डीलर के पर्सपेक्टिव से। बायर कौन मियां? डीलर के पर्सपेक्टिव से। डीलर कौन होता है? सर जिसके पास एक मुल्क की टेरिटरी में फॉरेन एक्सचेंज खरीदने और बेचने का राइट मौजूद है। किसके पास फॉरेन एक्सचेंज? ये तो रिवीजन कर रहे हैं हम, कोई मसला नहीं, ये बेशक बंद हो जाए, जूम चलता रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड्स क्या था? सर रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस था। अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप फॉरेन करेंसी को कहां पर रखें? डिनोमिनेटर में। फॉरेन करेंसी अगर डिनोमिनेटर में है तो ये कोड कैसा कहलाएगा? डायरेक्ट कोटेशन कहलाएगा। सर पाकिस्तान में हम यही इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी यूएसडी का रेट देखें, आपको क्या मिलेगा? 300 रुपए फी यूएसडी। पाउंड का देखें 350 रुपए फी पाउंड, इस हिसाब से रेट लिखा हुआ होता है। फॉरेन करेंसी हमारी होती है डिनोमिनेटर के अंदर है। फॉरेन करेंसी जब आपके पास डिनोमिनेटर में है तो ये रेट कैसा कहलाएगा? ये डायरेक्ट कोटेशन कहलाएगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास एंगल आता है किसका? इनडायरेक्ट कोट का। इनडायरेक्ट कोटेशन वो कोटेशन होती है जिसमें फॉरेन करेंसी रेट कहां पर आ रहा हो? सर वो न्यूमरेटर में।
फॉरेन करेंसी का रेट जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है। न्यूमरेटर में होने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी कम इन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ये डायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट कोट में हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी कम इन 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। अब तरीकाकार क्या होता है? सर तरीकाकार ये होता है कि जब आपको फॉरेन करेंसी बाय या सेल करनी है, क्योंकि आप अपनी लोकल कंट्री में फॉरेन करेंसी नहीं यूज कर सकते, आपको वहां लोकल करेंसी यूज करनी है, तो एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, एक फ्रीलांसर या कोई परचेजर जो बाहर से कोई सामान परचेज कर रहा है, उसके यूएसडी या तो आएंगे तो वो डीलर को जाके सेल करेगा, डीलर उससे बाय कर रहा होगा। या फिर अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई पेमेंट करनी है, कोई परचेजिंग करनी है, तो आपको यूएसडी की जरूरत होगी, आप डीलर से जाके बाय कर रहे होंगे, डीलर आपको सेल कर होगा। सिर्फ 2 स्टेप्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। पहला स्टेप ये डिटरमिन कर लो कि डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। दूसरा स्टेप ये डिटरमिन कर लो कि पेमेंट हो रही है फॉरेन करेंसी की या रिसीट हो रही है। अगर तुम पेमेंट कर रहे हो तो डीलर तुम्हें सेल करेगा, अगर तुम रिसीव करके डीलर को जाके बेच रहे हो तो डीलर तुमसे बाय करेगा। एक तरफ आप ये तय कर लें, दूसरी तरफ आप ये तय कर लें कि डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट। नॉर्मली आपको डायरेक्ट कोटेशन में मल्टीप्लाई करने का फैक्टर नजर आ रहा होगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, और इनडायरेक्ट कोट के अंदर डिवाइड करने वाला सिनेरियो नजर आ रहा होगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। किसी को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटेशन या बाइंग और सेलिंग रेट के अंदर कोई डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं? सर मुझे बताओ, डायरेक्ट कोट का केस है, ठीक है, डायरेक्ट कोट का केस है, बाइंग रेट कौन सा वाला होगा? कम वाला। क्यों सर? सेलिंग रेट, क्योंकि बेसिकली जब डीलर हमसे बाय करता है तो वो सस्ता बाय करने की कोशिश करता है, ठीक है, और सेलिंग रेट उसमें हायर वाला होता है। अगर मैं इनडायरेक्ट कोट की बात करूं तो सर याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसका क्या कर लें, इन्वर्स कर लें, बिल्कुल इन्वर्स कर लें। इसमें जो बाइंग रेट होगा वो ज्यादा वाला होगा और सेलिंग रेट इसमें कम वाला होगा, ताकि डीलर जब आपके साथ ट्रांजैक्शन करे डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होने की वजह से उसको ज्यादा फायदा हो, या अगर वो आपसे रिसीव कर रहा है, आपसे बाय कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होने की वजह से उसको ज्यादा फायदा हो। इसकी मैथमेटिकल लॉजिक बेशक ना भी याद रखो, बाइंग रेट और सेलिंग रेट के उसूल याद रखो। बाइंग रेट डायरेक्ट कोट के केस में कम वाला, सेलिंग रेट ज्यादा वाला। इनडायरेक्ट कोट के केस में बाइंग रेट ज्यादा वाला, सेलिंग रेट कम वाला। अगर आपको ये पता है, आपको सवाल में 2 ही चीजें डिटरमिन करनी है सर। कौन कौन सी? सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है या बाइंग और सेलिंग का केस। अगर हमारी पेमेंट है, हमें फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी, डीलर हमें सेल करेगा। अगर हमारी रिसीट्स हैं, हम जाके डीलर को सेल कर रहे होंगे, डीलर हमसे बाय कर रहा होगा। हमेशा रेट किसके पर्सपेक्टिव से? डीलर के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट में डिफरेंस क्यों होता है? बराबर क्यों नहीं हो सकते? सर डीलर इससे कमाता है, डीलर इससे कमाता है। डीलर कमा ही नहीं पाएगा अगर बाइंग रेट और सेलिंग रेट का इस तरीके से आपके पास जो है वो सिनेरियो सेम होगा। डीलर इस मार्जिन से, इस स्प्रेड से, इस डिफरेंस से पैसे कमाता है, ठीक है। वो बेचता क्या है? he basically buys low and sells high, तो जो बीच का डिफरेंशियल होता है वो उसकी अर्निंग बन जाती है, ठीक। अब आज हमें इसका एक पहला प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करना है। पहले तो इंट्रोडक्शन था, रेट्स वगैरह इंट्रोडक्शन में आता है। प्रॉपर इसका टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, इसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आओ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वहां पर हेडिंग डाली थी, वो कहाँ चली गई? स्क्रीन नहीं चल रही है वाली। चले जी, बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद और एक मुकम्मल जिहाद के बाद अब हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। दिस इज पॉइंट 0, ठीक है, ये पॉइंट 0 है। आफ्टर 3 months यहाँ पर मुझे पेमेंट करनी है, एंड माई पेमेंट इज ऑफ फॉर एग्जाम्पल 1000 USD, ठीक है, 1000 USD। एक कंपनी एज्यूम कर लो यहाँ पे, ABC कंपनी, जो क्या करती है, जो इंपोर्टर है। अब इन्हें यहाँ पे अपना कंसाइनमेंट या डिलीवरी रिसीव हुई है, और यहाँ पर इस पॉइंट पे आज से 3 महीने के बाद इन्हें क्या करनी है, इन्हें पेमेंट करनी है, ठीक, पेमेंट करनी है। आम हालात में जब आपको कोई चीज की जरूरत 3 महीने बाद होती है तो आप उसको कब खरीदते हैं? 3 महीने बाद ही खरीदते हैं, उसका आज कोई ताल्लुक ही नहीं है।
मिसाल के तौर पे 3 महीने बाद आपके घर में कोई इवेंट आने वाला है जिसमें आप केटरिंग का बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप चिकन या मीट आज से खरीद के बैठ जाएं, पॉसिबल नहीं है 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पड़े पड़े क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। डॉलर खराब हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर। यूएसडी नहीं खराब हो सकती, फॉरेन करेंसी नहीं खराब हो सकती। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जहां पे आपको नॉर्मली जिंदगी की चीजें लेनी है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं आज से सॉर्ट ऑफ इनको खरीद के बैठ जाऊं। हाँ, बुकिंग का एक ऑप्शन होता है, लेकिन बुकिंग इज एक्चुअल परचेज, जहाँ पे आप एडवांस पेमेंट दे देते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं, और एक 50%, 40%, 30% टाइप की एडवांस पेमेंट देके आप एक बुकिंग करा लेते हैं। उसमें भी वो सामने वाला शख्स क्या ये गारंटी करता है? यार ये स्क्रीन थोड़ा कम मसला कर रही है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जी हमारे पास एक कंपनी का सिनेरियो मौजूद है। इस कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, इंपोर्टर है। इंपोर्टर्स नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी फॉरेन करेंसी की कोई ना कोई पेमेंट कर रहे होते हैं। इनकी शिपमेंट आई यहाँ पर, डिलीवरी 3 महीने का पेमेंट टाइम था। ये 3 महीने का पेमेंट टाइम इनको मिला, $1000 नहीं पे करना है। आमतौर पर हमें इस तरह की कोई चीज करनी होती है तो हम बुकिंग वगैरह करा लेते हैं, लेकिन क्या वहां पे गारंटी होती है कि प्राइस मूव नहीं करेगा? नहीं सर। आप गाड़ी के शोरूम जाएं, नॉर्मल डिलीवरी टाइम पीरियड क्या होता है गाड़ी का, डीलरशिप पे जाएं, सॉरी, 4-6 महीने गाड़ी का डिलीवरी टाइम होता है, या 3-4 महीने होता है। अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वो प्राइस कभी लॉक नहीं करते। वो बोलते हैं जो उस दिन का मार्केट रेट होगा उस पर आपको गाड़ी डिलीवर करेंगे, अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं। पहले ये होता था कि अगर आप फुल पेमेंट कर दें, 100% पेमेंट कर दें, तो प्राइस लॉक हो जाती थी। लेकिन क्या 100% अगर मैंने पेमेंट कर दी तो वो कोई फ्यूचर परचेज है? नहीं सर, वो तो सेम डे में आपने परचेज कर लिया, वो तो उसी दिन आपने परचेज कर ली चीज। अब आप बस आप डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। इस केस में आपने पेमेंट पहले कर दी है, डिलीवरी बाद में होनी है, सही। लेकिन जहां आप पार्शियल पेमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए देके आपने कोई गाड़ी बुक करवाई या कोई वेन्यू बुक करवाया, वहां पे रेट मूव हो सकता है इफ द कॉन्ट्रैक्ट सेज सो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी आप कभी घर की बुकिंग करवाएं तो वहां पे एक डिस्क्लेमर होता है कि यार अगर बहुत ज्यादा प्राइस में कोई मेजर फ्लक्चुएशन आ गई तो फिर आपको डिफरेंशियल क्या करना पड़ेगा, जो है वो पे करना पड़ेगा। कभी कभी आप बिल्डर से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो फिर यूटिलिटीज में डाल देता है या रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट्स में उस पैसे को ऐड कर देता है, छोड़ता नहीं है वो आपसे। कहीं पे भी वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैंने कसम खा ली कि आज ये प्राइस लॉक हो गई, यही प्राइस पे आपको घर मिलेगा। यूटिलिटी, रजिस्ट्रेशन, पता नहीं कोई और कोई मसला, कुछ मसला, कहीं ना कहीं वो अपने अमाउंट को एकोमोडेट कर ही देता है जो प्राइस में डिफरेंशियल आया होता है। कंपनी इसी अनसर्टेनिटी से डरती है। किस चीज से डरती है? अनसर्टेनिटी से। सर यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क क्या है? स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद सवाल पे आते हैं। सर यहाँ पे रिस्क ये है कि मेरा जो यूएसडी का रेट है, USD rate fluctuates in these 3 months. मुझे ये 3 महीने की फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस स्टेबिलिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ चलता रहे। ठीक है, ये आप चाहते हैं एज ए कंपनी। मुझे बताओ, एक डीलर, करेंसी डीलर, जो बाजाहिर आपको ये लग रहा होता है कि जी सस्ता लिया, महंगा बेचा, इनके प्राइस के बीच में डिफरेंशियल होता है, क्या करेंसी डीलर कोई रिस्क फेस करता है? सोच के जवाब दो। नहीं करता? करता है? कैसे? वो अपने हाँ, एग्जैक्टली। डीलर का सारा टेंशन ये होता है कि जो मैंने यूएसडी अपने पास स्टॉक में रखा हुआ है, इन्वेंट्री के तौर पे रखा हुआ है, उसकी वैल्यू गिर गई तो भाई देखो, आज मिसाल के तौर पे 286 का रेट चल रहा है, तो समझ नहीं आता डॉलर की रेट लें क्या एग्जाम्पल में, 290 का रेट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डीलर ने 290 पे बाइंग कर ली। अब मिसाल के तौर पे उसकी जो डेली जो रनेबिलिटी है उसके हिसाब से महीने बाद नंबर आता है उस डॉलर का जो आज उसने 290 लिया है। अगर उस दिन 260 रेट हुआ तो डीलर को भी नुकसान है। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम ये रिस्क कैरी करते हैं, डीलर भी ये रिस्क कैरी करके चल रहा होता है। तो इस धंधे को, इस काम को करने का तरीका क्या होता है कि जब ये गोल्ड, क्रूड ऑयल, डॉलर, इस तरह की चीजें जब नीचे आती है ना, तो लोग बहुत सारी क्वांटिटी में आहिस्ता 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 करके जमा कर रहे होते हैं। कभी भी आपको सुनार, आप जाएंगे दुकान पे, ये बोलेगा आज मैं खरीदूंगा नहीं, नहीं सर, वो खरीद रहे होते हैं। ये कमाते हैं 10-10 साल की साइकिल पे, 5-5 साल की साइकिल पे। अब मिसाल के तौर पे रेट्स नीचे आते जा रहे हैं, हर डिप पे थोड़ा 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 करके इन्होंने एक्यूमुलेट किया, हर डिप पे एक्यूमुलेट करते गए करते गए करते गए करते गए जमा किया। अब हर रेट पर करने का मतलब है कि एक वक्त आएगा इनका एक एवरेज रेट बनेगा, वो एवरेज रेट हाईएस्ट और लोएस्ट के मिडिल में कहीं पर फॉल कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जहां मिडिल में फॉल कर रहा है ना, ये इनका एवरेज रेट बन गया है। अब ये जिस वक्त बहुत बुरी हाइप मचेगी कि यार ये चीज बहुत महंगी होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त सब लेने के लिए आएंगे। हर बंदा बोलेगा, जिस तरह डॉलर के पीछे मार लगी हुई है, इस तरह गोल्ड के पीछे लगी थी पिछले दिनों,
हर बंदा आके दुकान पे कह रहा होगा हमें ये चीज खरीदनी है, तो वो डीलर, वो जो गोल्ड स्मिथ होता है, वो बेसिकली वहां पर जो है वो कमा रहा होता है। लेकिन अनसर्टिनिटी ये लोग भी फेस करते हैं। अब ये गली के नुक्कड़ पे कोई करेंसी एक्सचेंज वाला बैठा है, या कोई मिसाल के तौर पे गोल्ड की शॉप लेके बैठा है, वो जिस तरह काम करते हैं ना, बैंक वैसे काम नहीं करता। बैंक वैसे काम नहीं करता। अब थोड़ा सा अगले स्टेप पर आओ। बैंक करता है थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर में काम। किस स्ट्रक्चर में काम करता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर में काम करता है। बैंक क्या कहता है? बैंक आपसे कहता है कि यार एक सिंपल सा काम करो, आज मेरे पास आओ, बताओ तुम्हारी क्वांटिटी कितनी है, कितने डॉलर्स तुम्हें चाहिए, आज मुझसे डन कर लो कि 3 महीने बाद तुम मुझसे इस रेट पे डॉलर्स परचेज करोगे। ये कंपनी जाएगी, एबीसी कंपनी, ये एबीसी कंपनी एक बैंक को कांटेक्ट करेगी, ठीक है, और बैंक से पूछेगी कि क्या आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल है? सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फ्यूचर में होने वाली एक ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी और रेट आज तय कर लेना। अगर बैंक को श्योर शॉट नजर आ रहा होता ना कि जी डॉलर बढ़ना ही बढ़ना है आगे जाके, तो बैंक कभी आपको आज भी नहीं बेचता, आज क्या 3 महीने बाद भी नहीं बेचता। अगर उसको पता होता 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद क्या होने वाला है। क्या डीलर को पता है? नहीं सर। सारे लोग तब आजमाई कर रहे थे। बीच में जब पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हुए थे, तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे मुझे एक साहब मिले, उनकी वाइफ समझ नहीं, उनकी जो एम्प्लॉयर हैं जिनको वो रिपोर्ट करते हैं, उनकी वाइफ शहबाज शरीफ की कजन है। तो वो किसी कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उन्होंने डायरेक्टली उससे पूछ लिया कि भाई आप मुल्क को क्या देख रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, हमें नहीं मालूम करेंसी कहाँ जाएगी या रीपेमेंट्स का क्या स्ट्रक्चर होगा। इसाकडार टीवी पे आके कहते हैं कि हम वक्त पे जो है पेमेंट कर लेंगे, और आज तक अल्लाह का शुक्र हम कर भी रहे हैं। हमने वक्त पे पेमेंट्स की हैं, किसी को भी ये नहीं बोला कि वी कैन नॉट पे यू। जो भी था अपना खजाना खाली हो गया, 22 अरब से 4 अरब 3 अरब पे आ गए, लेकिन बहरहाल पेमेंट करते रहे हम कुछ ना कुछ करके भी। इम्पोर्ट्स रोक दी, ये रोक दिया, वो रोक दिया, लेकिन सर्टेनिटी किसी को भी नहीं होती। ये जो लोग फेसबुक पे फन्ने खान बन रहे होते हैं ना कि जी हमें पता है, भाई आपको 1 महीने का पता है सर, आज आपका तुक्का लग गया है, हर दफा नहीं लगेगा। ये तो बहुत सारे इवेंट्स और टर्म्स और कंडीशंस और ये सारी चीजें मिलती हैं जाके, तो पता चलता है कि जी आगे क्या होने वाला है। अगर सबको सब कुछ 100% सर्टेनिटी से पता होता तो फिर चाहिए क्या था, कोई मसले वाली बात ही नहीं थी। तो बहरहाल अनसर्टेनिटी दोनों जगह पे रहती है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अनसर्टेनिटी दोनों जगह पे रहती है। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे बोला यार एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आप 3 महीने बाद 1000 USD क्वांटिटी सर्टेन है, 1000 USD कितने रेट पर मुझसे परचेज करोगे ये आज तय कर लो। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को, अब एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रही है देखना, 1 जनवरी को आपका स्पॉट रेट चल रहा था ₹284 से ₹288 पर USD। पहले तो मुझे बताओ इनके लिए रेलिवेंट रेट कौन सा है, पहले तय करो। ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। केस पेमेंट का है तो बाइंग रेट होगा, सेलिंग रेट होगा? बाइंग रेट होगा, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं या डीलर बाय कर रहा है? डीलर सेल कर रहा है, तो फिर रेट कौन सा होगा? सेलिंग रेट होगा सर। डीलर क्या कर रहा है यहाँ पे? सेल कर रहा है। सेलिंग रेट कौन सा वाला है? 288 सर। दिस इज बेसिकली बाइंग रेट एंड दिस इज सेलिंग रेट, ठीक है। 1 जनवरी को हमारा स्पॉट रेट है 284 288 पर USD। सही चल रहा है ये अब, ठीक है। तो तुम आसपास रहो, कुछ हुआ तो मैं फोन कर लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। थैंक यू सो मच। 3 महीने बाद की डेट क्या है हमारी? 31 मार्च, ठीक है। बैंक ने ये बोला कि 31 मार्च में मैं आपको एक फॉरवर्ड रेट देता हूँ। फॉरवर्ड रेट क्या है? बैंक ने कहा कि भाई मैं आपको फॉरवर्ड रेट देता हूँ मिसाल के तौर पे ₹292 से ₹295 पर USD। अब बताओ यहाँ कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? 295 एप्लीकेबल होगा। मैं आज के दिन 1 जनवरी को, एज ऑन जनवरी 1 को ये रेट, ये क्वांटिटी, ये टर्म्स क्या कर लूंगा? लॉक कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पर, ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है दोनों पार्टीज के ऊपर। दोनों पार्टीज ने आकर 31 मार्च को इस ट्रांजैक्शन को ऑनर करना है। मैंने बैंक से फिजिकली डॉलर या इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि अकाउंट में आएंगे, मैंने बैंक से ये डॉलर्स लेने हैं और बैंक को ये पैसे पे करने हैं। कितने पैसे पे करूंगा मैं?
सर मैं पे करूंगा 295 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना हो गया? 2,95,000। ये मुझे कब पे करने हैं? ये मुझे पे करने हैं ऑन 31 मार्च, और इसके बदले रिसीव क्या करना है? रिसीव 1000 USD ऑन 31 मार्च, 31 मार्च। ये कौन करेगा सर? ये एबीसी कंपनी करेगी। एबीसी कंपनी करेगी। अब यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं जहन में कि भाई ये तो समझ में आ गया कि सर्टेनिटी चाहिए थी, ठीक है, हम गए बैंक के पास, हमने बैंक से कहा जी कि हमें जो है वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए 3 महीने बाद का, बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आज जब 288 का डॉलर चल रहा था तो बैंक ने 295 का रेट क्यों दिया? व्हाई इज देयर अ डिफरेंट रेट? और कोई जवाब? कौन सा फैक्टर? मैं आपको बताऊं कि डॉलर 350 का भी हो जाता है ना, बैंक को 295 का ही देना है, चाहे 350 का हो जाए चाहे 150 का हो जाए, चाहे एबीसी का नुकसान हो चाहे बैंक का नुकसान हो, ट्रांजैक्शन इसी डेट पर, इसी अमाउंट पर, इसी रेट पर होके रहेगी। और कोई जवाब? तो डिफरेंस क्यों लिया? 288 में भी तो सेफ हो रहे थे, करीब पहुंच गए हो, करीब पहुंच गए हो। भाई आज अगर ये बैंक डॉलर बेचता तो कितने पैसे आते? 288। अब मुझे बताओ अब पैसे कब आएंगे? 3 महीने बाद। ये 3 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये 3 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर आज ये पैसे मेरे पास होते तो मैं इस्तेमाल कर सकता ना। जब इस्तेमाल करता तो उस पर क्या कमाता? रिटर्न कमाता, इंटरेस्ट कमाता। ये इंटरेस्ट है 3 महीने का। जमाने में एक चीज पढ़ाई जाती है कि नहीं, ये एक्सपेक्टेशन है कि उस दिन डॉलर इतने का होगा, जरूरी नहीं है। ये डॉलर उस दिन अगर 350 का हो तो क्या बैंक पीछे हट सकता है कि नहीं नहीं ये तो महंगा हो गया, मैंने सस्ता बेच दिया? नहीं हट सकता। अगर डॉलर सस्ता हो गया तो क्या एबीसी कंपनी पीछे हट सकती है कि हमने जो है वो महंगा खरीद लिया, हमें जो है सस्ता मिल रहा है मार्केट? नहीं हो सकता। ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज के ऊपर, लीगली ये ऑनर होगा। अगर हम ऑनर नहीं कर सकते ना तो फिर अगर बैंक का गेन बनता है तो उसको गेन पे करो। ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि आप नहीं सेटल कर सकते। मिसाल के तौर पर आपके पैसे ही नहीं है तो बैंक कहता है भाई मैंने तुम्हें 288 का सेल किया था, आज इतने का चल रहा है, मेरा इतना फायदे का पोर्शन बनता है, मुझे ये पे करो और ट्रांजेक्शन को सेटल करो। लेकिन इसकी एक्चुअल परचेजिंग, एक्चुअल पेमेंट 3 महीने के बाद 31 मार्च वाले दिन होगी। बैंक ने टेक्निकली $1000 आपको कब भेज दिए? आज ही भेज दिए। अब बैंक अपने कंटेनर के, अपने वॉल्ट रूम के अंदर अगर ये $1000 कहीं पे पड़े हुए तो क्या उसको हाथ लगा सकता है 3 महीने तक? नहीं सर, क्योंकि 3 महीने बाद क्या होगा? आप आगे खड़े हो जाएंगे। अगर बैंक ने आज ही किसी और को बेच दी है ये सोच के कि मैं 28 फरवरी को दोबारा बाय कर लूंगा, 5 मार्च को बाय कर लूंगा, 10 मार्च को बाय करके तुम्हें दे दूंगा, तो क्या ये अनसर्टन नहीं हो गया? सर अनसर्टन हो गया। और बैंक दुनिया में सबसे सेफेस्ट बिजनेस करता है। क्या करता है? सबसे सेफेस्ट बिजनेस करता है। सारी प्रोबेबिलिटीज की गेम यहाँ पे भी होती है। कितने लोगों का अकाउंट खोलना है, उनकी एटीएम लिमिट क्या होनी चाहिए, कितना एक दिन में वो विड्रॉ कर लेंगे, क्या सिनेरियो होगा, ये सारी चीजें। जगह बिल्कुल नहीं है, ऑल डन। एक चेयर पकड़ के सेंटर में लगा लो, चेयर लेके सेंटर में लगा लो। माशाल्लाह 4 बजे की क्लास में हम 4:45 आते भी तो हैं। बारह पीपी क्लास, चलो सही, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन, ये फैन ऑन कर दो भाई। सवाल लेने दें प्लीज। हम इस ट्रांजेक्शन को बैंक के, हाँ हाँ हाँ, नहीं ऑनरस इसलिए नहीं बनता क्योंकि बैंक इनका सवाल समझो, ये कह रही हैं कि सर 31 मार्च नहीं आया अभी, ठीक है, 31 मार्च से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तक ये डॉलर का रेट 350 पे पहुंच चुका है। अब बजाय बैंक ने क्या किया? घाटे का सौदा किया, नहीं किया? 350 जो चीज हो चुकी है उसको कितने में बेच दिया? पहले 288 या 295 में बेच दिया। तो बाजार ये नजर आ रहा है कि बैंक का नुकसान हो गया। तो ये कह रही है कि क्या ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे नुकसान क्रिएट हुआ? नहीं। मुझे बताओ बैंक ने तुम्हें जो आज ये डॉलर्स बेचे हैं 295 के, ये बैंक के पास आए कब? सर आज 1 जनवरी को बैंक ये उठा चुका था, बैंक ये खरीद चुका था डॉलर्स। अच्छा, खरीदता भी बैंक किस तरीके से है? बैंक फिजिकली नहीं खरीदता। जिस तरह आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर्स बेचे हैं ना, किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर्स बाय कर लेता है।
समझ में आ रही बात? किसी से 3 महीने के वादे पे बाय कर लिया, आपको 3 महीने के वादे पे सेल कर दिया। दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाइंडिंग है, लीगल है, ऑनर होंगे ही होंगे। तो बैंक ने आज के ही दिन अपना क्या लॉक कर लिया? यहाँ पे स्प्रेड लॉक कर लिया, अपना डिफरेंस लॉक कर लिया। ये करेंसी डीलिंग की इजाजत सिर्फ बैंक के पास है। बैंक एक ऑफिस खोल के बैठा हुआ है जहां पे ये सारा काम होता है, सारे लोग होते हैं। तो इस चीज सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए बैंक ने अपना स्प्रेड, अपना गैप उसी दिन कवर कर लिया। तो टेक्निकली बैंक ने जो प्रॉफिट पहले दिन एम किया था वो लॉक हो चुका। वो चीज खरीदी है उसने 218 या 286 की जो रेट चल रहा है उस दिन। अब बैंक ने देखो यहाँ पे क्या किया होगा, 284 का खरीद के आपको कितने का बेच दिया? 295। अगर आज स्पॉट में किसी को बेचता है तो कितने का बिकता? 288 का। तो ये जो 288 से 295 का डिफरेंस है ना, 7 रुपए, ये जो 7 रुपीज का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स, यानी मेरा कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगा। अगर ये पैसे मुझे आज मिल गए होते, इसे इन्वेस्ट कर देता, इन्वेस्ट करता, मेरे पास इसका रिटर्न आ जाता, मैं वो रिटर्न यहाँ पे लूज कर रहा हूँ, तो मुझे कितना रेट यहाँ पे जो है वो देना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब ये डॉलर 150 भी हो सकता है, ये 300 भी हो सकता है, ये 350 भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 295 ही हो जाए, ये 295 तक ही पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। आगे मैं आपको मनी मार्केट हेज के अंदर एक थ्योरी पढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे ये रेट क्यों अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर होती बात? तो इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए पार्क कर दो। बस ये समझो कि जो आपका आज का स्पॉट रेट होता है और जो 3-6 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, उस गेन के बेनिफिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो वो 3 महीने में कमा लेता, अगर उसके पास पैसे आज मौजूद होते तो। और वो इंटरेस्ट ही कमाना होता है बेसिकली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंटरेस्ट। क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट सबको समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? अब सर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 3-4 किस्म के हो सकते हैं। बैंक एक्सपोर्टर से बाय करता है, बैंक एक्सपोर्टर से बाय करता है और इंपोर्टर को सेल करता है। मुझे एक बात बताओ, अभी जब इतना ज्यादा एलसी वगैरह बंद हो गई थी, फाइनेंसिंग बंद हो गई थी, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि जी पोर्ट पे बहुत सारा माल फंस गया था, बहुत सारा सामान फंस गया था। तो क्या उस वक्त आपके घर में बिजली नहीं आ रही थी? आ रही थी सर, ठीक है, लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन बिजली 24 घंटे तो नहीं गायब थी ना, बिजली आ रही थी। सड़कों पे सामान मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था। खाने पीने की जो चीजें हैं वो मिल रही थी, बिल्कुल मिल रही थी। वो कैसे हो रहा था सर? उतना ही इंपोर्ट अलाउ हो रहा था जितना एक्सपोर्टर हमें पैसे दे रहा था। अगर एक्सपोर्टर नहीं तो इंपोर्ट भी बंद। जिन कंपनीज को ये चैलेंज फेस हुआ है, उनका मसला ये है कि उनके पास कोई एक्सपोर्टर नहीं था। बैंक ये कहता था कि भाई कोई एक्सपोर्टर साथ ले आओ और एलसी खुलवा लो। अगर तुम्हारे पास $1,00,000 का एक्सपोर्टर है, हम तुम्हें $1,00,000 की इंपोर्ट अलाउ करेंगे। हमारा जो डेफिसिट आता है, जो करेंसी पाकिस्तान की डिप्रिशिएट होती है, वो क्यों होती है? आर इंपोर्ट्स आर मोर देन आर एक्सपोर्ट्स। और सऊदीया क्यों प्रॉस्पर करता है? तेल बेचते हैं सर, उतना इंपोर्ट ही नहीं है जितना एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो, उसका करंट अकाउंट सरप्लस है। हम नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। वी आर कंजम्पशन लेड, दे आर प्रोडक्शन लेड। ये सारी इकोनॉमिक्स की गाड़ी टर्म्स हैं, लेकिन समझाने का मकसद ये कि जितनी इंपोर्ट हो रही है, अगर उतनी एक्सपोर्ट हो, और जितनी एक्सपोर्ट हो रही है उतनी इंपोर्ट हो, तो फिर कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। और फिर ये दोनों चीजें होती हैं, गुड्स सर्विसेज, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। हम अभी IMF से कितने मांग रहे हैं? 1-1.5-2 अरब डॉलर मांग रहे हैं। जब इंडिया में कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था ना, लॉकडाउन, जब कुछ भी नहीं चल रहा था इंडिया के अंदर, उस वक्त बाहर के ममालिक के लोगों ने इंडिया में जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी थी वो 85 अरब डॉलर थी, $85 बिलियन एक साल के अरसे में। जब बंद पड़ा इंडिया, लोग गिर रहे हैं सड़कों पे, मरने की हालत हो रही है, वहां पे कोविड में बहुत बुरा हाल हुआ था, उस टाइम पे 85 अरब डॉलर लोगों ने इन्वेस्ट किया। आज का तो नंबर मत पूछो, तकलीफ होगी, दुख होगा, सुन के दर्द होगा बहुत। चले जी, ये बात समझ में आती है? तो बेसिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? एक पार्टी के साथ आप एक रेट पर, एक क्वांटिटी पर, एक टाइम पीरियड के लिए बात अग्री कर लेते हैं कि जी हम इतने टाइम पीरियड पर फला 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 चीज आपसे खरीदेंगे या बेचेंगे। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस किस का हो सकता है सर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास करेंसी का भी हो सकता है,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास शेयर्स का भी हो सकता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल कह लो या कमोडिटीज कह लो। कमोडिटीज में क्या क्या आ जाता है सर? जैसे क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है जिसको RLNG कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कोल है, कोयला बिजली वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरीके से आप देख लो कॉपर, आयरन, स्क्रैप स्टील, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं। हमारी स्टील इंडस्ट्री आयरन और स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करती है, पेपर इंडस्ट्री जो है वो स्क्रैप पेपर इंपोर्ट करती है, पेट्रोल इंडस्ट्री जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो कोयला इंपोर्ट करती है, फूड इंडस्ट्री पाम ऑयल इंपोर्ट करती है। किसी भी चीज को जहां पर आप परचेजिंग कर रहे हैं बल्क में, चाहे वो करेंसी हो, वो शेयर्स हो, वो कमोडिटीज हो, वो प्रोडक्ट्स हो, आप उनका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी की केस में आप 99% में बैंक के साथ कर सकते हैं। हाँ, सप्लायर के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी है, मैं एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल मलेशिया से मंगवाता, पाम ऑयल की एग्जांपल ले लो, इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल आता है। मैंने अपने सप्लायर से कहा मलेशिया के अंदर कि भाई मैं तुमसे 3 लाख टन पूरे साल में परचेस करूंगा, क्या तुम प्राइस लॉक करते हो? सिमिलर डन, 3 लाख टन तुम पूरे साल में मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारे साथ ये प्राइस लॉक करता हूँ। उसने क्यों ये प्राइस लॉक की होगी? क्यों की होगी? वो भी सर्टेनिटी चाहता है, वो भी पीछे इन्वेंट्री लेके एक्सट्रैक्शन वगैरह करके खेत खलियान लगा के अब पाम का सीड निकाल रहा है, उसको खेत एक प्राइस पे पड़ा है। बिजनेस में जब भी लालच करोगे ना मारे जाओगे। हर वक्त टाइम को और मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिजनेसमैन कभी भी मार्केट को टाइम या कंट्रोल करने के लिए नहीं आता कि मैं हर वक्त सही फैसला ले लूं। बिल्कुल वो सर्टेनिटी के साथ एक स्टेबल रिटर्न कमाने की कोशिश करता है। तो जब मैं खेत लगा चुका, पाम के जो सीड्स होते हैं वो मैंने उगा लिए, मुझे अपने खेत की कॉस्ट पता है कि यार इससे 3 लाख का आउटपुट निकलेगा, सामने एक बंदा खड़ा हुआ है खरीदने के लिए जो मुझे एक स्टेबल डिसेंट रिटर्न दे रहा है, डिसेंट नंबर दे रहा है, तो क्या मैं पूरा साल ये परेशान होता रहूं कि आज प्राइस क्या है, आज प्राइस क्या नहीं है, या मैं उसको दे के 3 लाख बेच के अपने आप को सुरखुरु कर लूं? सर दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। मैं पूरा साल ये परेशान हूँ कि अब प्राइस कम हो गई, अब ज्यादा हो गई, इससे बेहतर है मैं वो 3 लाख का आउटपुट जो मुझे पता है इस खेत से, इस फार्म से निकलेगा, इस एग्रीकल्चर आउटपुट से निकलेगा, मैं इस आउटपुट को आज सेल करके अपने आप को सर्टेन कर लेता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो रोजाना की ये टेंशन लेने से बेहतर है कि आप क्या करें, अपने सप्लायर के साथ ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें। हाँ, ये भी हो सकता है कि पाम ऑयल की प्राइस नीचे आ जाए और मुझे हल्का फुल्का लॉस हो। ये भी हो सकता है कि पाम ऑयल की प्राइस ऊपर चली जाए और सप्लायर को हल्का फुल्का लॉस हो, या उसने सस्ता बेच दिया या मैंने महंगा खरीद दिया। लेकिन वो कितना इम्पैक्ट होता है सर? वो बहुत ज्यादा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। आप एक हाई लेवल पाकिस्तान जैसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी से बच जाते हैं जहां पे हर चीज अनसर्टेन है। आज ऐसा लगा गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही है, बीडीएम ही रेड जोन में घुस गई। तो किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बात? तो जहां ऐसी हाईली अनसर्टेन इकोनॉमीज होती हैं वहां फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। आपको 2021 का टाइम याद है जब डॉलर 150 रुपये हुआ था? मार्च 21 की मेरा ख्याल यही बात है, फेब मार्च 21 की। पोस्ट कोविड हमारे रिजर्व्स बड़े अच्छे हो गए थे और उम्रा बंद था, हज बंद था, लोग निकल नहीं पा रहे थे, दुबई की भी इतनी फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, एयरलाइन पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जगह जगह लॉकडाउन लगे हुए थे, तो इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं था, पाकिस्तान से इतने डॉलर्स निकल ही नहीं रहे थे ज्यादा। तो उस वक्त कंपनीज ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ दिया था जब 151 का हमने लो अप बनाया डॉलर, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो ये वापस 130 120 की तरफ जा रहा है। इंपोर्टर्स ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ दिया और एक्सपोर्टर की जिंदगी परेशान हो गई थी। एक्सपोर्टर डर रहा था ना कि डॉलर तो नीचे आ रहा है, पीकेआर में रेट नीचे आ रहा है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मांगे, बैंक का मेरे पास तो बायर ही नहीं है। 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बैंक नहीं करता ना कभी भी कि सिर्फ डॉलर खरीद ले एक्सपोर्टर से, वो आगे बेचने के लिए कोई होगा तो एक्सपोर्टर से खरीदेगा। तो उस वक्त ये 1 आध महीने 15-20 दिन के लिए थोड़ा मामला मसला हुआ था, तो उसमें एक्सपोर्टर्स ने कहा ठीक है थोड़ा टाइम डॉलर बाहर ही रहने देते। अच्छा, जैसे ये रेट तेजी से छूटा, आपने पहले 208 टच, पहले 183 हुआ, 189 हुआ, फिर 208 टच किया, फिर 250, फिर उसके बाद 300, अलहमदुलिल्लाह 300 में क्रॉस करने वाले हैं जो सूरत हाल चल रही है। यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा कारआमद, सबसे ज्यादा कारआमद यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? एवरीवन गेट्स इट? अब आओ इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। उनका चला दो भाई जी।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरह से कि भाई आज अगर बैंक डॉलर बेचता किसी को तो कितने पैसे मिल जाते? 288। ये 288 मिलते, ये 288 मिलने के बाद कहीं इन्वेस्ट हो सकते थे, इन्वेस्ट हो सकते थे, उस पर 1-2% का रिटर्न मिलता मुझे। अब मिसाल है 2% का रिटर्न निकालो बैंक के लिहाज से ना। $1000 कौन बेच रहा है? बैंक बेच रहा है। अगर बैंक आज बेच देता तो 288 आ जाते, ये 288 को किसी अकाउंट में रखवा देता, ठीक है। मिसाल है 2% रिटर्न कमा लेता 3 महीने में, 2-2.5% रिटर्न कमा लेता। 2-2.5% 288 का कितना बनता है? 6-7 रुपए ही बनता है। ये आवाज खराब हो जाएगी, ऑडियो खराब हो जाएगी। ये वाला फैन बंद कर दो बस। पहले स्क्रीन सेट कर रहे थे, अब पंखे सेट कर रहे हैं। बताओ समझ में आई बात? 1-2% का रिटर्न में कमा सकता हूँ। 288 का मिसाल है 2% रिटर्न निकालो, कितना बनता है? 288 का 2% देखो। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा सवाल पूछा आयशा इमरान पूछती है, सर व्हाई कांट वी जस्ट बाय डॉलर्स ऑन 1 जैन? हम 1 जनवरी को क्यों नहीं खरीद लेते? कैश नहीं होगा। मैंने अभी रॉ मटेरियल मंगवाया है, उससे प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन करने के बाद सेल करूंगा, सेल करने के बाद पैसे आएंगे। इसीलिए तो मैंने क्रेडिट पीरियड मांगा है। अगर मेरे पास रेडी कैश खड़ा होता तो मैं सप्लायर को क्या कहता? तो भाई डिस्काउंट दो, मैं आज ही पैसे भिजवा रहा हूँ। जब आप आज ही पैसे देंगे तो सप्लायर नेचुरली आपको वो चीज कितने की बेचेगा? सर सस्ती बेचेगा वो बोलेगा ठीक है कम प्राइस पे मुझसे ले लो। तो आज अगर पैसे होते तो मसला ही नहीं था। अच्छा, फिर अब्दुल जुनैद कहते हैं सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड कितना हो सकता है? जितना बैंक ऑफर करे उतना हो सकता है। बैंक अगर मिसाल के तौर पे 6 महीने 9 महीने साल आपको ऑफर कर रहा है तो 6 महीने 9 महीने साल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखोगे ना 1 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 6 महीने 9 महीने साल। आपको इस तरह नहीं दिखेगा कि 8 महीने 17 दिन, ऐसा नहीं दिखेगा नॉर्मली, ठीक है। मेच्योरिटीज होती है, 31 मार्च को मैच्योर हो रहा है, 30 अप्रैल को हो रहा है, 30 जून को हो रहा है, 30 सितंबर को हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है। ये बैंक के इस तरह से रेट्स ऑफर किए जाते हैं। आप जिस दिन कंपनी इंशाल्लाह खोलेंगे, कई लाख डॉलर की बात होगी, ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैठे होंगे, तो बैंक फोन घुमा के पूछिएगा, बैंक आपको बताएगा जी इतने इतने टाइम पीरियड का फॉरवर्ड है। अब आप देखें आपको कब पेमेंट करनी है। हम कोशिश करते हैं जब हमें पेमेंट करनी होती है हम उसके आसपास ही फॉरवर्ड की डेट भी रखें। हम सप्लायर से ऐसी डेट्स अग्री करते हैं जो डेट्स पे हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो ये टाइम पीरियड मैनेज करना इतना बड़ा मसला नहीं। ट्रांजेक्शन का एसेंस समझ में आता है? एक एग्जांपल कर लें यहाँ पे, आ जाओ। सर डेरिवेटिव प्रोडक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम है। फॉरवर्ड इज काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव लेकिन इट्स नॉट एन एग्जैक्ट डेरिवेटिव। एग्जैक्ट डेरिवेटिव फ्यूचर्स है, वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये चीजें डेरिवेटिव है। फॉरवर्ड सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स कैटेगरीज ऑफ डेरिवेटिव बट इट इज नॉट। हाँ, किसी भी सूरत में आपको ऑनर करना पड़ेगा। अगर कंपनी बंद हो गई तो ये लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर कंपनी लिक्विडेशन पे पहुंच गई लाइबिलिटी बन जाएगी। इट हैज टू गेट सेटल्ड। या तो बैंक को लॉस होगा अगर बिल्कुल ही कंपनी बंद हो गई। अगर आप बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए तो उसके अंदर 3 हायरार्की होती है। पहली हायरार्की, आपके जिन एसेट्स का चार्ज मॉर्गेज जिनके पास है, पहले वो लोग पैसे उनको मिलते हैं। अव्वल तो सारी कंपनी के एसेट्स बिक जाते हैं, सब कुछ सेल ऑफ हो जाता है। पहले उनको पैसे मिलते हैं जिनके पास किसी एसेट पे स्पेसिफिक मॉर्गेज है या उन्होंने प्लेज किया हुआ है अपने पास। दूसरे जो जनरल क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे मिलते हैं। तीसरा शेयर होल्डर को मिलते हैं, उसकी बारी सबसे लास्ट में आती है। तो यहाँ इस केस में बैंक आपकी लाइबिलिटी लेके खड़ा होगा, उसका अगर नंबर आया तो पैसे मिलेंगे, नहीं आया तो लॉस। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट आ जाए, शेयर होल्डर के घर नहीं जा सकते। चलिए